हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, आपके बोर्ड को नज़दीक को देखते हुए मैं क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। जिसमें आपको ये दूसरी सीरीज है, ठीक है। ये कौन सी सीरीज है? एक सीरीज मैंने करा दिए हैं, ठीक है, जिसमें 6 आपको डेरिवेशन कराए गए जो आपके बोर्ड में सिर्फ 5 नंबरों में पूछा जाता है, ठीक है। और इस सीरीज नंबर आपकी 2 है। कौन सी सीरीज है? 2 है। इसमें भी आपके 5 महत्वपूर्ण, बोले नहीं सॉरी फ्रेंड्स, 6 महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराए गए हैं जो आपके बोर्ड में लगातार वर्षों में पूछे गए हैं। सबसे 100% आने वाला टॉपिक है फ्रेंड्स, 100% छपने वाला टॉपिक है। तो इसमें से 6 डेरिवेशन को, किसी डेरिवेशन को आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए आखिरी मौका है। यदि आपको 70 में 70 लाना है तो ये आपके लिए क्या है? आखिरी मौका है। 70 में 70 यदि लाना है तो आपके लिए आखिरी मौका है। तो फ्रेंड्स चलिए, जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो जो पहला फ्रेंड्स टॉपिक है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? देखिए, बायो सेवर्ट का नियम, ठीक। तो जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में और 24 में लगभग हर साल पूछा जाता है। किसी न किसी सेट में हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक। तो ये अपने आप में क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग बहुत ही विस्तार से देखते हैं। देखिए, बायो तथा सेवर्ट। देखिए, बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिक हैं, ठीक। एक बायो थे, एक सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर, कोई चालक है, मान लो कोई चालक तार है, तो किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो सेवर्ट का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। जैसे आप लोग पता है ना, कोई चालक तार होता है तो जब उसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तथा इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र प्रदान किया, ठीक। तो जरा देखिए कैसे प्रदान करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जरा देखो। उन्होंने एक चालक तार लिया, ऐसे अल्पांश लंबाई का कोई चालक तार है, इसे ये वह का है, कोई चालक तार है, ठीक। जिसमें आई एम्पियर की धारा, इसकी लंबाई क्या है? एक्स और वाई है, ठीक। जिसमें आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है? आपकी प्रवाहित हो रही है। कितनी एम्पियर की धारा? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब देखो, इसमें से छोटा सा तार का हम लोग क्या करते हैं? छोटा सा खंड ले लेते हैं। तार का क्या करते हैं? छोटा सा अल्पांश खंड ले लेते हैं, जिसकी लंबाई मान लेते हैं क्या है? डेल्टा एल है। जिसकी लंबाई क्या है? डेल्टा एल है। इतनी बात क्लियर रहना चाहिए, ठीक। अब इस तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं, जो आपका तार है, इस तार में हम लोग क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं, तो तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो इस अल्पांश क्षेत्र से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं? इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं पी है। एक बिंदु क्या है? पी है, जहां हम क्या ज्ञात करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बोले तो डेल्टा बी ज्ञात करते हैं, ठीक। ये तार से कितनी दूरी पर है? ये तार से बिंदु पी कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? स्मॉल आर दूरी पर है, ठीक। और ये तार और इससे कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है, ठीक। यही बात यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? लिखने वाले हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। तो लिखेंगे, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाहिक चालक की अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, अल्पांश लंबाई बोले तो ये आपका कोई धारावाहिक चालक है, इसकी अल्पांश लंबाई बोले डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पी पर, किसी बिंदु पी पर, ठीक, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक। तो प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या बताया कि किसी धारावाहिक चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो चित्र आप लोग समझ चुके फ्रेंड्स
कि एक यल लंबाई का कोई चालक तार है जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, लंबाई इसकी एक्स और वाई है। इसका छोटा सा खंड डेल्टा यल ले लेते हैं। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। ये थीटा कोण बनाते हुए यहाँ से दूरी इसकी क्या है, स्मॉल आर है। तो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो जो पहला आपका होता है, क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे कि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है डेल्टा बी, धारा जो होता है डेल्टा बी धारा आई के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, समानुपाती होता है। बोले तो क्या होता है, डेल्टा बी जो होता है धारा आई का क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको समीकरण क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं। देखिए जो डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तार की लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है, ऐसे यदि लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले, 5 नंबर में पूछने वाले जाने वाला टॉपिक है। ठीक, तो जो डेल्टा बी होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा एल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बोले तो डेल्टा एल ए, ठीक दिख रहा है ना, उससे क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण क्या कर देते हैं, समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक, आगे देखिए अगला जो आपका है, ये 4 समीकरण बनते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो आपका डेल्टा बी साइन थीटा के समानुपाती होता है। साइन थीटा के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। साइन थीटा क्या होता है, समानुपाती होता है। बोले तो चुंबकीय क्षेत्र को डेल्टा बी जो होता है वो समानुपाती किसके है, साइन थीटा के। इसको समीकरण क्या रख देंगे, समीकरण आपका 3 हो गया। ठीक, अगला क्या है, अगला जो होता है चौथा पॉइंट, या अल्पांश लंबाई या दूरी के क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। अरे अनुक्रमानुपाती होता है। क्या, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन, डेल्टा बी। कौन, डेल्टा बी। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती क्या होता है, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण क्या कर देते हैं, 4 डाल देते हैं। ठीक, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहना चाहिए। ठीक, यदि इस तरह लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, एक भी नंबर कटे नहीं होंगे। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, और जो आपका इसकी लंबाई होती है छोटी सी, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और इसके जो कोण है थीटा उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके दूरी के, जो आपकी दूरी दिख रही है ना यहाँ से यहाँ तक, इससे क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब क्या लिखेंगे जरा देखो, इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 4 को मिलाने पर लिखेंगे क्या, कि समीकरण 1 2 3 4 को मिलाने पर समीकरण 1 2 3 4 को मिलाने पर। ठीक, जैसे समीकरण 1 2 3 4 को मिलाएंगे, देखिए जरा क्या हो जाएगा, डेल्टा बी जो हो जाएगा वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा,
आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब क्या करते हैं, इस अनुक्रमानुपाती की चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लगा देते हैं। ठीक, क्या करेंगे, एक नियतांक, नियतांक में के लगा देंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा एल साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको जब हल करते हैं तो क्या आता है, डेल्टा जो बी होता है वो क्या होता है म्यू जीरो अपान 4 पाई क्या हो जाता है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इतनी बात आपका क्या होता है, यही सूत्र आपको क्या होता है प्रूफ करना होता है। क्या होता है, यही सूत्र आपको क्या करना होता है प्रूफ करना होता है। तो बहुत इजी होता है और बहुत ही क्या होता है सिंपल होता है। ठीक, और एक बात आपको बता दें, ये तो आपको बोर्ड में दिया रहता है इसकी वैल्यू, लेकिन आपको बता देते हैं कि जो म्यू जीरो अपान 4 पाई है उसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी क्या होती है वैल्यू होती है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स एक बार और अच्छे से इसको क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। देख लेंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे यदि पूरी तरह से लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संबंधित एक नियम क्या किया प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम, तथा इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र प्रदान किया। लिखेंगे क्या कि प्रयोगों के आधार पर इन्होंने यह बताया कि किसी धारावाहिक चालक की अल्पांश लंबाई आपको दिख रही है ना डेल्टा एल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी बिंदु आपको पी पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसमें जो तार में धारा पर बह रही उसके अनुक्रमानुपाती होता है, थीटा जो है उसके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब देखो इसी में हम लोग क्या किया समीकरण आपका 1 बना है 2 बना है 3 बना 4, इन समीकरण को मिला देने पर जैसे ही मिलाते हैं हमारा क्या होता है ए की अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा देता है और इसके बाद इसके स्थान पर इसको रख देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं। क्या करा अगला टॉपिक कि संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी। ठीक, ये अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है फ्रेंड्स। इस पर न्यूमेरिकल के साथ साथ इसका डेरिवेशन इतनी बार पूछा गया कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। देखिए इसका डेरिवेशन 15, 18, 19, 20, 22 और 24 में पूछा गया है। लगभग बोले तो हर साल पूछा गया है, हर किसी न किसी सेट में हर साल ये टॉपिक आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सारा आंसर छिपा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, मतलब संपर्क में दो लेंस रखे गए हैं। ठीक है, तो उनको लिखेंगे कैसे जरा देखिए, लिखेंगे माना दो पतले लेंस। देखिए इसका थोड़ा सा प्रूफ पहले से हल कर देंगे जिससे टाइम का आप लोग का परीक्षा को देखते हुए टाइम का क्या हो बचत हो। ठीक, इसलिए प्रूफ मैंने पहले से क्या क्या कर दिया है कर डाला है। ठीक, तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये आपके लेंस है, ये आपका जो पहला लेंस है, ये आपका दूसरा लेंस है। लेंस पहले लेंस को हम L1 से पास किए हैं और दूसरा का जो लेंस है आपका उसको L2 से लिखे हैं। ठीक, वही बात यहाँ पर लिखना हिंदी में कि कैसे लिखेंगे जरा देखो, तो लिखेंगे कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 को संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपका L1 है और L2 लेंस दो लेंस है ना,
उनको संपर्क में रखकर संयुक्त लेंस क्या करते हैं, बना देते हैं। माना कि इनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 हैं। जो आपका पहला लेंस है उसकी फोकस दूरी हम मान लेते हैं क्या है, f1 है। क्या है, f1 है। दूसरा का जो लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या मान लेते हैं, f2 है। ठीक, इतनी बात में तो आप लोग कोई समस्या नहीं होंगी, समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। क्या हमने लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि एक मुख्य अक्ष बनाएंगे, उस पर दो लेंस लिख देंगे, दो लेंस बना देंगे, दोनों लेंस क्या रहेंगे, सटे रहने चाहिए और दोनों लेंस पतले हैं, L1 और L2 संयुक्त हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखना है कि माना दो पतले लेंस L1 और L2 संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है। माना कि इनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 हैं। इतनी बात आप लोग लिखेंगे। फिर आगे देखेंगे, आगे जो देखेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, यदि लेंस L2 ना हो, यदि आपको लेंस L2 न हो, मतलब ये लेंस आपका मान लीजिए नहीं है। कौन सा लेंस नहीं है, L2 मान लीजिए आपके पास लेंस यहाँ से हटा दीजिए, ना हो तो बिंदु O जो आपका बिंदु O है, बिंदु आपका जो है O है, O का प्रतिबिंब I डैश पे बनता है। जो O है ना उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I डैश पर। किस पर, I डैश पर। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मान लो कि लेंस L2 आपका पास नहीं है कुछ क्षण के लिए, तो जो बिंदु O है, मान लो सिर्फ L1 लेंस है तो उसके सामने कोई बिंदु O है जहां से कोई किरण जा रही है। ठीक, और अपवर्तन के पश्चात इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I डैश पर। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ में आया क्या, इतनी आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो उस स्थिति में जो होता है कि है जो आपका लेंस L2, तो आपको लेंस पता है कि L2 लेंस नहीं है, सिर्फ कौन सा लेंस इसमें रखा गया है, L1। तो उसमें ये आपका L1 से जो O की दूरी होगी, किसकी दूरी होगी, वस्तु की दूरी होगी। ठीक, ये आपकी क्या है, वस्तु की दूरी है, किससे, L1 से। और इस O का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I डैश पर। ठीक है, कहाँ पर, I डैश पर। तो इसकी दूरी जो होगी कितनी होगी, हम मान लेते हैं इस लेंस से इसकी जो दूरी है, इस लेंस से ये वस्तु की दूरी U हो गई। अब इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या मान लेते हैं, B डैश। क्या मान लेते हैं, B डैश। ठीक, क्या मान लेते हैं, B डैश। आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो ये पहले लेंस के लिए, ये पहले लेंस से आपकी क्या है, दूरी है, इतनी आपको समझ में आना चाहिए। किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, तो ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक जो आपका है पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी, इस वस्तु की दूरी, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है पहले लेंस से, वो कितनी दूरी बन रहा है, B डैश पर। तो उसको दूरी को हमने क्या मान लिया है, B डैश मान लिया है। क्या मान लिए हैं, B डैश, टोटल दूरी। ठीक, तो आपको समझ में आया। L2 लेंस यहाँ पर इसमें नहीं है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पर। तो उसके केंद्र से जो होती है वो वस्तु की दूरी होती है, और इसके केंद्र जो इधर होती है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या माने, B डैश। ठीक, तो देखिए जरा, लिखेंगे लेंस के सूत्र से। लेंस का आप लोग सूत्र पता है ना, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक, तो पहले लेंस के लिए जो है लेंस आपका पहला, उसके लिए देखते हैं। तो पहले लेंस के लिए क्या हो जाता है, जरा देखिए, एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो पहले लेंस के लिए क्या होगा, देखिए पहले लेंस के लिए फोकस दूरी हमने क्या माना है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको ना, पहले लेंस के लिए फोकस दूरी हमने f1 माना है। वस्तु की दूरी पहले लेंस से वस्तु की दूरी u। अब पहले लेंस से वस्तु की दूरी क्या है, V डैश। ठीक, तो यहाँ पे V डैश रख दिए। इसको क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। अब देखो बाबू क्या होगा, अब इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जो आपका I डैश है ना, दिख रहा है I डैश ना, अब ये I डैश जो होता है दूसरे लेंस के लिए, जो आपका दूसरा लेंस अब लगा देते हैं। ठीक, तो I डैश जो होता है वो दूसरे लेंस के लिए किसका कार्य करने लगता है, आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है। किसका कार्य करने लगता है, आभासी वस्तु का कार्य। तो I डैश जो होता है दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है, और I डैश का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है,
आई पर बन जाता है। आई डैश ये वस्तु का कार्य कर रहा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, आई पर। तो अब क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है ना, तो ये दूसरे लेंस से इसकी दूरी क्या है, इतने है कि बराबर है। थोड़ा सा क्या है, पतले लेंस है तो इसकी दूरी को हम लोग क्या मान सकते हैं, नग्न। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी किसकी निकलेगी, दूसरे लेंस की बात की जा रही है यहाँ से, तो दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होगी, यही ना होगी। ये दूरी कितनी है, भी डैश है। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी निकली, इस वस्तु का आई डैश वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई पर। तो दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी कहाँ से, यहाँ से लेंगे यहाँ तक, ये दूरी क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। ठीक, ये दूरी आप लोग क्या मान लेते हैं, भी। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, ये तो ए लेंस के दूसरे पहले लेंस की बातें थी, लेकिन ये आभासी वस्तु का कार्य करता है। जब आभासी वस्तु का एक कार्य करता है तो आई डैश का प्रतिबिंब आई पे बनता है। तो ये वस्तु की दूरी हो जाएगी पहले दूसरे लेंस से, मान लेते दूरी क्या है, लगभग पतला लेंस है तो लगभग भी डैश बराबर, इसको भी डैश मान ही सकते हैं ना, ये दूरी लगभग भी डैश बराबर हो गया। और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी जो मान लेते दूसरे लेंस क्या है, भी है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब देखते हैं जरा। अब लिखेंगे आई डैश, जो आई डैश है लेंस L2 के लिए, लेंस L2 जो है, L2 लेंस यही है आपका ना, दिख रहा है ना, L2 लेंस किसको माने, AC को ना। तो लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करने लगता है, किसका, वस्तु का कार्य करने लगता है, तथा इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। कहाँ पर, यहाँ पर आई डैश नहीं रहेगा, आई पर बनता है। कहाँ पर बनता है इसका, इस आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है। तब लेंस के सूत्र से क्या होगा, अब बताइए इस स्थिति में वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस में वस्तु की जो दूरी है भी डैश है, अब प्रतिबिंब की दूरी क्या है, भी है। तब लेंस के सूत्र से क्या होगा जरा देखो, तब लेंस के सूत्र से फोकस दूरी F2 माने हैं, दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी क्या है, F2 है ना, तो फोकस दूरी क्या हो गई आपकी, F2 हो गई। और वस्तु की दूरी क्या है, देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, I2 क्या है, आई डैश जो है वस्तु की दूरी है, तो आई डैश क्या है, उसकी दूरी भी डैश है, तो उसको वस्तु की दूरी क्या हो गई, भी डैश होगी। अब प्रतिबिंब की दूरी आपको पता है ना, प्रतिबिंब की दूरी हमने क्या माना है, भी माने हैं, तो भी यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2। समीकरण क्या हो गया, 2। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। ठीक, जैसे समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, बायां पक्ष बायां में जोड़ देते हैं। देखिए बायां पक्ष बायां में जोड़ देते हैं और दायां पक्ष दायां में। जैसे जोड़ेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक, बचेगा क्या जरा देखिए, जब एक कट जाएगा तो बचेगा 1/F1 धन 1/F2 बराबर क्या होगा, 1/B माइनस 1/U। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अब जरा देखो, अब आपको पता है ना, क्या पता है, एक बात तो पता ही होगी कि जो 1/F बराबर क्या होता है, 1/B माइनस 1/U, ये आपका लेंस का सूत्र होता है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है ना, ये कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना, इसके बराबर क्या लिख सकते हो, 1/F लिख सकते हैं। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/F। तो 1/F बराबर क्या हो जाएगा, 1/F1 धन 1/F2। यही आपका सूत्र क्या होता है, प्रूफ करना होता है। क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। ठीक, जो आपको बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जरा देखिए एक बात और देखने की जरूरत पड़ जाती है कि यदि एक लेंस उत्तल तथा एक अवतल लेंस हो, यदि एक लेंस क्या हो, उत्तल हो और एक लेंस क्या हो, अवतल हो, तब क्या फार्मूला हो जाता है, 1/F बराबर 1/F1 माइनस 1/F2। ठीक है, तो 1/F1 माइनस 1/F2, इसको आपका ये फार्मूला हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छे डीपली तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ। यदि एक बार और वीडियो के लिए आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो एक बार वीडियो और क्या करेंगे, देख लेंगे, आपके पूरे डाउट 100% क्लियर हो जाएंगे, उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्या करेंगे, देख लेंगे। 2 पतले लेंस थे
जिनकी L1 L2 आपको समझ में आया होगा, पूरी तरह से मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने आप में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 15, 18 और 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो टॉपिक आपका क्या है, टॉपिक आपका है कि विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या होती है, तो आपको पता रहना चाहिए विद्युत शक्ति किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति है कहते हैं। यदि आपके कोई परिपथ है, ठीक है, तो उसमें जो ऊर्जा क्षय होती है, एनर्जी जो आपकी नष्ट होती है, उसके जो क्षय होने में समय की जो दर होती है, मतलब समय के साथ जो दर होती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक, इसका प्रूफिंग देखते हैं। देखिए जो होता है ना फार्मूला, P बराबर क्या होता है, W/T होता है। क्या होता है, P बराबर W/T। विद्युत शक्ति को हम लोग किससे प्रश्न करते हैं, P से। P बराबर क्या होता है, W/T। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो अब देखिए जरा, एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि W बराबर क्या होता है, VIT होता है। W बराबर आप लोग पढ़े होंगे अगले क्लासों में कि W बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े थे। W बराबर क्या होता है, VQ होता है। तो W बराबर क्या होता है, VIT होता है। तो W बराबर क्या होता है, I² RT होता है। ठीक, ऐसे पढ़े थे आपको सारे फार्मूले। ठीक है, आपको बताए थे। तो W बराबर क्या होता है, VIT। अब ये जो मान है, W का मान क्या रख देंगे यहाँ पर, ये W का जो मान है यहाँ पर रख देंगे। जैसे मान रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, हमने W बराबर क्या रख दिया, VIT। देखिए I से T क्या हो गया आपका, कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ VI बचा, क्या आपका VI। तो P बराबर क्या हो जाता है, एक फार्मूला VI हो जाता है, एक फार्मूला W/T, एक क्या हो जाता है, VI। ठीक, क्या हो जाता है, VI। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। P बराबर क्या होता है, VI। ठीक, आगे देखिए, विभवांतर व धारा के पदों में। तो विभवांतर और धारा के पदों में हम लोग विद्युत शक्ति को ज्ञात करेंगे। तो चूंकि आप लोग जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से जानते हैं ना कि ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है। ओम के नियम से आप लोग जानते हैं ना कि V बराबर क्या होता है, IR। ठीक, तो ओम के नियम से सबको पता है V बराबर IR होता है। ये जो V का मान है, ये यहाँ पर, ये V का मान IR, वो यहाँ मान रख देंगे। ये जो V का मान निकला IR, वो मान यहाँ पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा इंटू I। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर आपका आ जाएगा, P बराबर I² R आ जाएगा। क्या आ जाएगा, I² R। ठीक, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। धारा और प्रतिरोध मतलब उस सूत्र में जो रहना चाहिए, धारा रहना चाहिए और प्रतिरोध। तो ओम के नियम सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, I बराबर V/R होता है। ठीक, ये I का मनवा, ये जो I का मान निकला V/R, वो कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V² बटा क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा, है ना। अब एक R से एक R क्या हो जाएगा, काट देंगे, तो कितना बच जाएगा आपका, बच जाएगा P बराबर V² बटा के R। ठीक, ये आपके सारे क्या आ जाते हैं, फार्मूले आ जाते हैं। तो आपको ये फार्मूले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। कौन कौन से फार्मूले निकले आपके, एक W बराबर फार्मूला होता है, एक P बराबर जो फार्मूला निकल कर आया, P बराबर क्या निकला है, P बराबर आपका निकला W/T, W/T। ठीक है फ्रेंड्स, और P बराबर क्या निकला है, P बराबर आपका निकला है VI। क्या निकला है, VI। एक फार्मूला क्या निकला है, I² RT निकला है, I² R निकला है। ठीक है, I² R। अगला फार्मूला क्या निकला है, V² बटा के R। ये सारे आपके क्या निकलते हैं, फार्मूले आपके निकल जाते हैं। यही सारे फार्मूले निकले ना, इन सारे फार्मूलों को एक जगह लिख लेंगे। P बराबर क्या होता है, W/T, VI, I² R, V² R। ये देखिए विभवांतर और धारा के पदों में है, धारा और प्रतिरोध के पदों में है, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में है। ठीक है, इस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। तो सारे फार्मूले यदि याद हैं तो आप लोग इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है,
और ए तो अलग फार्मूला होता है विद्युत ऊर्जा बराबर। ठीक, ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी क्यू होता है, डब्ल्यू वी आई टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक, तो ये सारे फार्मूले आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। चलिए तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, क्या है आपका, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विद्युत ऊर्जा। क्या है, विद्युत ऊर्जा। तो इसकी परिभाषा देखिए जरा कि किसी परिपथ में, कोई आपका परिपथ है, किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए, ठीक है, मान लो कोई परिपथ है, बंद परिपथ है, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, आवेश को क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। तो जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है या खर्च होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, समझ में आया कि किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा व्यय या खर्च होती है, खर्च या व्यय मतलब समझ रहे हैं ना, एनर्जी का लॉस होना, खर्च होना, तो विद्युत ऊर्जा वही क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक, अब जरा देखो, इसके लिए सूत्र का प्रूफ करेंगे कि यदि Q आवेश को V विभवांतर पर, यदि कोई Q कूलाम का आवेश है, उसे क्या करते हैं, V विभवांतर पर एक दूसरे सिरे तक ले जाते हैं, तो किया गया कार्य क्या होता है, VQ होता है। किया गया कार्य क्या होता है, VQ होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको देखते हैं, कम समय को देखते हुए मैंने पहले से टॉपिक को क्या कर दिया, तैयार करके रखा है, जिससे कि आप लोग को समय की बचत होगी और आप लोग की टॉपिक क्या होगी, जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी। ठीक, तो देखिए, यदि क्यू कूलाम आवेश को भी विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे से ले जाते हैं, तो किया गया कार्य क्या होता है, VQ होता है। अभी जस्ट बताएं इसके आगे क्या होता है, किया गया कार्य VQ होता है। तो देखिए, व्यय ऊर्जा क्या होती है, W बराबर VQ। W बराबर क्या होती है, VQ। चूंकि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT। क्या होता है, Q बराबर IT। ये Q का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। जैसे रखेंगे क्या हो जाएगा, W बराबर आपका निकल जाएगा VIT। W बराबर क्या आ जाएगा सूत्र, V और IT। ये W का मान यहाँ पर सबको लोग जानते, यहाँ मान रख देंगे। अब जरा देखो, विभवांतर तथा धारा के पदों में, ये आप अगला सूत्र जाएगा आपका विभवांतर इसमें और धारा के पदों में आपका ये सूत्र निकला है। ठीक, आगे आइए, चलिए अब क्या करते हैं, W बराबर क्या होता है, ये आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हल करते हैं ना, तो जरा देख लेते हैं इसको, इस वाले पद को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। ये V का मनवा IR कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। ये IR कहाँ रख देंगे, V के पास ना। ओम के नियम से सबको पता है कि V बराबर IR होता है। ये मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, ये जो सूत्र निकला है किसके पदों में है, धारा और प्रतिरोध के पदों में है। इसमें धारा है और प्रतिरोध है, समय तो सब में है। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए, अब देखो आपको पता है कि ओम के नियम से आपको पता है कि ओम का जो नियम कहता है कि ओम के जो नियम है, ओम का नियम, उसके हिसाब से जो I बराबर होता है, I बराबर क्या होता है, V बटा के R होता है। I बराबर क्या होता है, V बटा के R, ओम के नियम से। तो ये मान जो है उठाकर कहाँ रख देंगे, यहाँ पर I की जगह। तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो वही मनवा यहाँ पर रख दिए हैं, तो रखेंगे क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा के R स्क्वायर। यहाँ से एक R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, V स्क्वायर T बटा के R। ये किसके पदों में, V और R के पदों में है। ठीक है, अब जरा देखो, इन चारों सूत्रों को मिलाकर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं, जरा देखो, आप लोग W के बराबर लिख सकते हैं कि W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। W बराबर क्या होता है, V और I T। W बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R T। W बराबर क्या होता है,
तो होता है वी स्क्वायर टी बटा के आर। ये सारे फार्मूले हैं, ठीक। डब्ल्यू के ई बराबर, इस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड में। ये सारे फार्मूले आपको क्या रहना चाहिए, कंठस्थ याद रहना चाहिए, ठीक। तो इसके पदों में आपका ये सूत्र निकल जाता है, ठीक। तो अच्छे से क्या करेंगे, इसे देख लेंगे, कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए, ठीक। तो फ्रेंड्स ये फार्मूले आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। कोई डाउट होगा तो अवश्य कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, देख लीजिए एक बार। और विद्युत शक्ति की परिभाषा याद रहना चाहिए कि किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर जो फार्मूला होता है याद रहना चाहिए, W/T VI स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर। ये आपका क्या है, विभवांतर और धारा के पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध और विभवांतर के पदों में। अगली परिभाषा क्या थी, विद्युत ऊर्जा किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा व्यय या खर्च होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए जो फार्मूले निकले क्या निकले, W बराबर VQ VIT I स्क्वायर RT और V स्क्वायर T बटा के R, ठीक। तो इसे क्या करेंगे, अच्छे से एक बार और देखेंगे। यदि समझ में ना आए तो फिर अवश्य कमेंट कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला टॉपिक को चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। और बहुत ही आसान भाषा में हम उसको क्या करेंगे, समझने वाले हैं। देखिए टॉपिक आपसे 18, 19 और 24 में पूछी गई है, ठीक। क्या टॉपिक का नाम है कि दो समांतर धारावाहिक चालक तार के बीच लगने वाला बल। मतलब दो समांतर तार हैं, धारा जिसमें धारा बह रही है, उनके बीच लगने वाला बल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे कहें तो मान लो पहला चालक तार आपका ये है, ये आपका पहला चालक तार है जिसका नाम क्या रख देते हैं, P और Q, ठीक। दूसर का जो चालक तार है आपका ये है जिसका नाम क्या है, R है और S है, ठीक। ये तार एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। कितने दूरी पर, ये तार एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं, जिनमें क्रमशः I1 व I2 धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इनके मध्य में क्या लगता है, बल लगता है। इनके मध्य में क्या लगता है, बल लगता है, ठीक। यही बात हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, ठीक। तो जरा देखिए कि माना दो समांतर चालक तार P और Q तथा R और S समांतर R दूरी पर रखे हैं, समांतर और R दूरी पर रखे हैं, जिनमें क्रमशः I1 व I2 धाराएं बह रही हैं, जिनमें क्रमशः I1 व I2 धाराएं बह रही हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है, जब तार में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि तार PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या फार्मूला होता है, B1 बराबर क्या होता है, μ0 2 पाई कोष्टक में क्या हो जाएगा, धारा किस में भरी, I1 में, तो I1 इंटू R, ठीक। क्या लिखे हैं जरा देख लो, तार PQ के कारण, P और Q के कारण RS के
किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आर एस के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर क्या होगा, म्यू 0 2 पाई आई बटा के आर। यह आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक, अब जरा देखो लिखेंगे क्या, तार आर एस की लंबाई L लंबाई पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल क्या होगा। अब देखो आपको पता रहना चाहिए तार जो R और S है की लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा। यह बराबर आपको फार्मूला पता था कि यह बराबर क्या होता था IBL साइन थीटा। तो यहाँ पर कौन से तार पे बल लग रहा है, I2 तार है ना, उसमें I मतलब धारा I2 बढ़ रही, तो उसमें क्या हो जाएगा फार्मूला I2 B1 किसकी वजह से बल लग रहा है, I2 बल लग रहा है किसकी वजह से, B1 के कारण। चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है, B1 कर रहा है ना। I2 पर बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण। ठीक है, तो B लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, इसकी लंबाई L है, फिर साइन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। चूंकि ये जो बल लग रहा है इसके क्या लग रहा है, लंबवत लग रहा है। देखिए लंबवत, तो बल जो लग रहा है लंबवत लग रहा है, क्या है, बल 90 डिग्री है। ठीक, तो जब इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा, जरा देखो, यह बराबर क्या हो जाएगा, I2 B, यहाँ पर B1 होगा ना, I2 B1 L साइन 90 डिग्री। ठीक, यह साइन 90 डिग्री। तो हल करेंगे तो यह बराबर क्या आ जाएगा, I2 B1 L, I2 B1 L। ठीक, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से B1 का मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। यहाँ से B1 का मान इसमें रख देंगे। तो क्या है, B1 का मान रख देते हैं, तो यह बराबर देखो B1 का मान हो क्या करेंगे, रखेंगे। तो B1 का मान क्या है, तो यहाँ पर हो गया I2 B1 का मान क्या, आपको यहाँ से B1 का मान रखेंगे। B1 का मान क्या है, जरा देखो, तो म्यू 0 2 पाई कोष्टक में आई बटा के आर, फिर बड़ा से कोष्टक लगा दीजिए, फिर इंटू बच जाएगा L। क्या बच गया, L बच गया ना। ठीक, अब जरा देखो, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे तो लिख सकते हैं, इस L को इधर ला दो, इस L को क्या कर दो, यहाँ पर ला दो। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह बराबर क्या हो जाएगा, L को उधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो गया। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, म्यू 0 2 पाई, गुणा में तो कैसे भी लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I1 इंटू I2, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाता है, फार्मूला। यहीं तक सिद्ध करना होता है, तो थोड़ा सा और आगे तक भी सिद्ध करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक, यहाँ तक यदि सिद्ध करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक, फिर क्या लिखेंगे आगे, जरा देखो कि यदि I1 बराबर I2 बराबर क्या हो, I हो, यदि I1 बराबर I2 बराबर क्या हो, I हो, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, आपका फार्मूला जो हो जाएगा, यह बटा के L म्यू 0 2 पाई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर बटा में R हो जाएगा ना। ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक फार्मूला हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। तो चलिए एक बार और इसको आपको समझा देते हैं। देखिए क्या था कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक था कि दो समांतर धारावाहिक चालक तारों के बीच लगने वाला बल। तो माना दो समांतर
चालक तार P और Q तथा RS R दूरी पर रखें, जिनमें क्रमशः I1 और I2 धारा बह रही है। जब इसमें प्रवाहित धारा प्रवाहित करते हैं तो एक दूसरे पर, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। ये तार एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। ठीक, तो तार PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये आपका होता है। ठीक, कितनी बात समझ में आया। अब तार RS की लंबाई, RS की L लंबाई पर लगने वाला बल F बराबर I2 बल किसके कारण लग रहा है, B1 पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र L साइन थीटा है। थीटा का मान 90 डिग्री है तो इसका मान यह आ गया। ठीक, B1 का मान क्या करते हैं, वहां से रख देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। B1 को इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ से मान क्या कर दीजिए, यहाँ पर पुटअप कर दीजिए तो ये आपका सूत्र आ जाता है। ठीक, और इसका ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको क्या करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह मैं पूरे संपूर्ण किताब के जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उसको क्या करूँगा, सिद्ध करा दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपकी जो वीडियो होगी लगातार चलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका क्या है, देखिए जरा, कि एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में लगातार विगत वर्षों में लगातार पूछा गया है। ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो ये बोर्ड के एग्जाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे जरा देखिए, यदि आपको सिर्फ इसकी परिभाषा पूछ दी जाती है तो सिर्फ 1 नंबरों में या 2 नंबरों में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे पूछ दिया जाता है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। ठीक है, तो सिर्फ नियम लिख दिया जाता है, लेकिन कह देगा कि यदि एम्पियर का परिपथी नियम तथा उसका निगमन कीजिए, तब आपका 3 नंबर में या तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे जरा देखें, 1 नंबर में कि किसी बंद वक्र के लिए, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर आपका रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B, वेक्टर B का रेखीय समाकलन, वेक्टर B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, पथ द्वारा घिरी कुल क्या होता है, पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। बोले तो रेखीय समाकलन B इंटू DA बराबर म्यू 0 I गुना धारा का क्या होता है, म्यू 0 I गुना होता है। ठीक है, ये होता है आपका। इतना यदि आपसे पूछा जाता है तो 2 नंबरों में पूछा जाएगा कि I का जो गुना होता है वो किसको बराबर होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, समाकलन के बराबर होता है, रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो रेखीय समाकलन B इंटू DA बराबर क्या होता है, म्यू 0 I। इतना यदि पूछा जाएगा तो आप लोग 2 नंबर में लिखकर चले आएंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B, वेक्टर B का रेखीय समाकलन, वेक्टर B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा, पथ द्वारा घिरी कुल धारा का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। चलिए, अब इसकी अगर उत्पत्ति पूछेगा तो कैसे लिखा जाएगा, उत्पत्ति कैसे लिखेंगे, उत्पत्ति में कैसे लिखते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कि उत्पत्ति लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे माना कागज के तल के लंबवत। ये आपका क्या है, माना कोई कागज के तल के क्या है, लंबवत एक धारामापी चालक XY है, कोई धारामापी, देखिए ये आपका क्या है, कोई धारामापी आपका क्या है, जिसमें धारा बह रही हो, जिसमें धारा बह रही हो क्या आपका X और Y है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले से लिख कर तैयार किया हूँ कि जिससे आप लोग की टाइम वेस्ट उतना जल्द से जल्द ना हो। ठीक, तो ये आपका कोई धारामापी है XY, जिसमें क्या हो रहा है, धारा बह रही है। तल के लंबवत धारामापी XY है, तार में प्रवाहित धारा I है, जो तार है उसमें धारा क्या बह रही है, I बह रही है, तार में धारा क्या बह रही है, I बह रही है। माना
तार से आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींचा। ये जो तार है, इसके तार की एक आर त्रिज्या का क्या करते हैं, वृत्तीय पथ खींच देते हैं, ऐसे वृत्तीय पथ। तथा इस पर एक बिंदु P है। अब इससे जो आर दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं P है, तथा वृत्तीय पथ का केंद्र O है। जो वृत्तीय पथ है उसका केंद्र क्या है, O है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये जो तार है ना, तार में आपको पता है कि धारा बह रही है, तो जब धारा बहती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इससे तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, उसके चारों ओर आर त्रिज्या का एक क्या कर देते हैं, वृत्त खींच देते हैं, और तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, μ0 2 पाई आई बटा के आर होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 हम लोग मान लेंगे। ठीक, बी बराबर क्या होता है, यदि आपसे ऐसे पूछा जाए कोई तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, उससे कुछ दूरी पर एक वृत्त की कल्पना करते हैं, उसमें आर त्रिज्या पर कुछ दूरी पर बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो बी बराबर क्या होता है, μ0 2 पाई आई बटा के आर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, चलिए आगे मान देखते हैं। संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का समाकलन करने पर, अब देखो, जब हमको संपूर्ण वृत्तीय पथ का क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमको रेखीय समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेखीय समाकलन वेक्टर समाकलन करते बी इंटू डी एल। ठीक, v इंटू डी एल। अब देखो डी एल क्या है, तार की आपकी लंबाई है। तो अब देखो, कभी भी डॉट प्रोडक्ट आ जाए, वेक्टर v डॉट वेक्टर डी एल, तो वेक्टर a डॉट v वेक्टर v बराबर क्या होता है, ए बी कास थीटा। तो जब ये डॉट गुणन हटाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ए डी एल कास थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी एल कास थीटा। ये आपको समझ में आना चाहिए। जब यहाँ से डॉट हटाएंगे तो ए बी डी एल कास थीटा आपका लग जाएगा, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। ठीक, चलिए आते हैं। अब देखिए बी तथा डी एल एक ही दिशा में है। ये आपको दिख रहा है ना, जो आपकी बी की दिशा है, बी की दिशा भी ऊपर है। बी बोले तो चुंबकीय क्षेत्र, और डी एल जो इसका अल्पांश लंबाई है, वो भी क्या है आपका, ऊपर की ओर ही है। तो इनकी दोनों की दिशा जब एक ही है, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, 0। समांतर है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आते हैं जरा देखिए, तो क्या हो जाता है, समाकलन बी डी एल बराबर क्या हो जाता है, बी डी एल कास थीटा हो जाता है। अब कास थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 डिग्री। अब कास 0 का मान कितना होता है, कास 0 का मान 1 होता है। जब 1 का गुणा करेंगे तो आपका इतना बच जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं जरा देखो, समाकलन रेखीय समाकलन बी डी एल बराबर क्या हो जाता है, बी का मान रख देते हैं समीकरण 1 से। बी का मान देखो समीकरण 1 में क्या है, बी का मान समीकरण 1 से क्या कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। देखिए जैसे रखते हैं 2 पाई μ0 2 पाई आई बटा के आर डी एल हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं जरा देखो, अब देखो एक कांस्टेंट वैल्यू μ0 अपन 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, और आई बटा के आर भी क्या आपका कांस्टेंट है। बच गया क्या आपका डीएल। डीएल का क्या करना पड़ेगा, हमको समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन। ठीक, किसका समाकलन करना पड़ेगा, डीएल का। अब देखिए डी और एल क्या है, वेक्टर डीएल क्या है, एक वृत्त की क्या है परिधि है। क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक, तो डीएल आपका क्या है, यह लंबाई की कोई क्या है, परिधि है। तो परिधि क्या वाली फार्मूला क्या होता है, तो डीएल बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। तो यहाँ जो डीएल है उसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर लिख सकते हैं ना। तो हम लोग डीएल के बराबर क्या लिख देंगे, 2 पाई आर। जैसे ही हम लोग डीएल के बराबर 2 पाई आर रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डीएल बराबर क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो वेक्टर बी डी एल बराबर क्या बच जाएगा, μ0
आई बचेगा सिर्फ ना, म्यू जीरो आई बचेगा। देखो तो क्या बच जाता है, सिर्फ रेखीय समाकलन बी डी एल बराबर क्या बच जाता है, म्यू जीरो आई। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही आसान तरीका बताए हैं। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए इसको, एम्पियर का परिपति नियम जो आपके बोर्ड में विगत वर्षों में लगातार पूछा गया है। ठीक है, क्या किया गया है, लगातार। यदि इतना पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना लिख देंगे, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पद द्वारा घिरी कुल आकृति का क्या होता है, कुल धारा आई का एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। ठीक, रेखीय समाकलन बी वेक्टर बी वेक्टर डी एल का म्यू जीरो। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अब फिर क्या करेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे, चित्र डायग्राम बनाकर क्या करेंगे, अच्छे से कर लेंगे। तो आपकी पूरी तरह से 5 नंबर या 3 नंबर का पूछा जाता है, या तो 5 नंबर हो, तो पूरी तरह से आपके 5 नंबर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और ये 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। क्या है, 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यदि जो आपकी ये सीरीज है, इसको यदि तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे 70 में 70 पूरे मार्क आएंगे, 70 में आउट ऑफ आउट। ठीक, कहीं आपसे इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अच्छे से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये तो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पूछिए मत, लगभग हर साल 2 से 3 सीटों में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 24 लगातार विगत वर्षों में लगातार पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण को हम लोग आज बहुत ही आसान तरीके से क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए देखिए क्या है कि क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, फोटान। एक जो क्वांटम का जो सिद्धांत है उनके अनुसार, क्वांटम का जो वैज्ञानिक है उनके सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश की विकिरण ऊर्जा है, आपको पता है ना कि प्रकाश की जो प्रकाश आता है किस रूप में आता है, विकिरण के रूप में क्या होता है, धरती पर आपके गिरता है। तो विकिरण में क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो वो जो ऊर्जा आती है, छोटे छोटे बंडल, बंडल मतलब आप लोग जानते हैं ना, जैसे बंडल जो आपका बांधा जाता है, जैसे पेनों का बंडल, ऐसे बंडल, या पैकेटों, पैकेट या तो पैकेट के रूप में चलता है, इकट्ठा होकर क्या करता है, गिरता है। बंडल या पैकेट के रूप में क्या करता है, गिरता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, फोटान कहते हैं। ठीक है, तो इतनी परिभाषा भी आपसे पूछी जाती है कि फोटान की परिभाषा दीजिए। तो क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के रूप में छोटे छोटे बंडलों व पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। ठीक, जैसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये आपकी क्या है, कोई धातु की पृष्ठ है, ये आपकी क्या है, कोई धातु की पृष्ठ है। ठीक, क्या है, धातु की कोई पृष्ठ है। अब इस पर देखिए सूर्य का प्रकाश गिर रहा है यहाँ से, यह आपकी सन प्रकाश है, सूर्य है। सूर्य से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, सूर्य से प्रकाश की किरणें इस धातु पर क्या कर रही हैं, गिर रही हैं। किस रूप में आ रही हैं, बंडलों व पैकेटों के रूप में क्या कर रही हैं, आ रही हैं। तो जब यहाँ पर गिरती है ना, तो यहाँ पर टकराने के बाद क्या करती हैं, टकराने के बाद किसका उत्सर्जन, इस धातु से किसका उत्सर्जन करती हैं, जो धातु है, ये आपकी धातु की कोई प्लेट, मान लो चांदी की प्लेट हो। ठीक, तो इस धातु से किसका उत्सर्जन करती हैं, इस धातु से इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। किसकी उत्सर्जन करती हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। ठीक, तो एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। ये धातु की कोई प्लेट है जिस पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पैकेटों या मंडलों के रूप में विकिरण के रूप में गिरता है। तो धातु की किरणों, धातु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, और ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर एच न्यू के बराबर होती है। ऊर्जा कितनी यहाँ से निकलती है, E बराबर एच न्यू के बराबर। ठीक,
अब देखिए फोटान की ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। आपको पता है ना, सूर्य का जो प्रकाश है उसकी जो ऊर्जा होती है वो दो रूपों में खर्च होती है। कौन कौन से रूप होते हैं वो लिखना पड़ेगा। कुछ ऊर्जा कार्य फलन के लिए खर्च होती है। कुछ ऊर्जा जो होती है कार्य फलन, मतलब बहुत कम ऊर्जा जो होती है कार्य फलन के लिए क्या होती है, खर्च होती है, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू ओ बराबर एच न्यू। डब्ल्यू नॉट बराबर क्या होता है, एच न्यू। उसको समीकरण क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। डब्ल्यू नॉट बराबर क्या होता है, एच न्यू। ठीक, ये न्यू क्या आपकी आवृत्ति है, न्यू क्या है आपकी आवृत्ति है। ठीक, एच क्या है, क्या है प्लांक नियतांक है। डब्ल्यू क्या है, कार्य है। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है कि शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है। जो शेष ऊर्जा जो बच जाती है वो क्या किस में खर्च हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करने में क्या होती है, खर्च होती है। तो जो शेष ऊर्जा बच जाती है, जो सूर्य की जो फोटान होती है, फोटान की जो शेष ऊर्जा बच जाती है वो किस में खर्च होती है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उनको गति प्रदान में क्या करने में खर्च होती है। मतलब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको गति देने में शेष ऊर्जा क्या होती है, हमारी खर्च होती है। किसकी, फोटान की। फोटान की कुछ ऊर्जा इसमें खर्च हो जाती है डब्ल्यू बराबर एच न्यू में, और शेष ऊर्जा कहाँ हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान में करने में खर्च होती है। ठीक, कितनी खर्च होती है जरा देखो। गतिज ऊर्जा बराबर के मैक्स, के मैक्स मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है फार्मूला, 1/2 mv² मैक्स, मतलब अधिकतम वेग प्रदान करने में। ठीक, v² मैक्स मतलब अधिकतम वेग प्रदान करने में, किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक, अब जरा देखो संपूर्ण ऊर्जा कितनी होगी। अब दोनों ऊर्जा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उस ऊर्जा को भी और साथ में इस ऊर्जा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो संपूर्ण ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक, तो संपूर्ण ऊर्जा कैसे निकलेगी, E बराबर क्या होता है, डब्ल्यू नॉट प्लस के मैक्स। क्यों, संपूर्ण ऊर्जा कैसे निकलेगा, आपको पता है ना, कुछ ऊर्जा इस रूप में खर्च हो रही है, कुछ ऊर्जा इस रूप में खर्च हो रही है, तो ए ऊर्जा और ए ऊर्जा जोड़ेंगे तभी ना जाकर संपूर्ण ऊर्जा निकलेगी। ठीक, तो संपूर्ण ऊर्जा कैसे निकलेगी, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वो लिखने की बात यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। चला देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो E बराबर डब्ल्यू नॉट प्लस के मैक्स। अब जरा देखिए E बराबर क्या होता है, एच न्यू। देखिए E बराबर क्या होता है, एच न्यू, वहाँ पर रख दिए। E बराबर क्या होता है, एच न्यू। ठीक, डब्ल्यू नॉट का मान क्या है, डब्ल्यू नॉट का मान एच न्यू नॉट। ठीक, के मैक्स का मान क्या है, यहाँ पर हाफ mv² मैक्स। ठीक, सारा मान हमने रख दिया, कोई डाउट, यहाँ इसका मान यहाँ से रख दिया, इसका मान समीकरण 1 से रख दिया और इसका मान हमने समीकरण 2 से रख दिया। कोई डाउट यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। ठीक, एकदम आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो क्या करते हैं, इसको ना यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं, इधर ला देते हैं। तो इसको इधर जब लाएंगे तो एच न्यू अपन एच न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, हाफ mv² मैक्स, इसमें से एच क्या कर लेते हैं, ओवेनिस्ट ले लेते हैं। तो क्या बच्चा है कोष्टक में, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपका क्या होता है, प्रूफ करने के लिए आता है। इतनी बार आपको पूछा गया, इसमें न्यूमेरिकल में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस सवाल पर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, जो आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक, अब जरा देख लेते हैं इनके बारे में कि क्या क्या है। न्यू आपका क्या है, फोटान की आवृत्ति है। फोटान की क्या है, आवृत्ति है। न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है। क्या है, देहली आवृत्ति। एच क्या है, प्लांक नियतांक, जिसका मान क्या होता है 6.6 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड। यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। वी मैक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है। इतनी बात आपको भी जानना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछ दिया जाएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स,
एक बार और देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग को पूरी तरह से 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाए, इसमें से आपको कोई डाउट ना रह जाए, पूरी तरह से आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देख लीजिए कि क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग फोटान कहते हैं। ठीक, फोटान की ऊर्जा 2 रूपों में खर्च होती है। ठीक, पहले किस रूप में, जैसे सूर्य का प्रकाश इस धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो यहाँ से क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, और ई कितनी एनर्जी होती है, ई बराबर एच न्यू के बराबर होता है। टोटल एनर्जी कितनी होती है, ई बराबर एच न्यू। देखो फोटान की ऊर्जा 2 रूप में खर्च होती है। पहले किस रूप में, कुछ ऊर्जा कार्य फलन के रूप में खर्च होती है, डब्ल्यू नॉट बराबर एच नॉट म्यू नॉट। ठीक है, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ दिए हमने, ई का मान यहाँ से रख देते हैं, डब्ल्यू नॉट का मान समीकरण 1 से, इसका मान यहाँ से, इसको रखने पर यहाँ पर आपको यह फार्मूला मिल जाता है। सारा प्रतीक आप यहाँ से क्या करेंगे, छाप डालेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स ये आपकी बोर्ड के एग्जाम से क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और हर साल आपके पेपर में क्या होता है, छपता है। हर साल आपके पेपर में क्या होता है, छपने वाला टॉपिक है। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, मिस नहीं कर सकते। इसको अच्छे से रट डालिएगा और अच्छे से नोट क्या करिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि हर साल ये पूछा ही जाता है।